तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का क्वेश्चन है। पूछ रहा है विच स्टेप ऑफ प्रोसेस विल ही नीड टू परफॉर्म आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज़ टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। तो आफ्टर पे देखो, यहाँ पे वो कह रहा है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन के बाद जो सेकंड स्टेप आता है यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन, वो बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड व्हेन चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पे आप फोकस करो, तो आपका आंसर हो जाएगा अनसर्टेनिटी, ऑप्शन नंबर ए। कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, रिलेटेडनेस नहीं है और रिलेटिविटी भी नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अनसर्टेनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये लिखा है अरुण लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स वेयर डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की एरियाज इंक्लूड्स प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। तो इससे समझ आ जाएगा आपको कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अब आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर पूछ रहा है। इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है। मैनेजर मे गेन पावर, ये भी डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है। इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, ये तो एडवांटेज की बोला है। तो ऑड वन आउट भी करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। और वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है इनफ्लेक्सिबिलिटी एक डिसएडवांटेज होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, तो उसी की बात कर रहा है वो। हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, उन्हें एक ही डिपार्टमेंट में रखना पड़ता है क्योंकि क्यों, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक ही डिपार्टमेंट की उनकी ट्रेनिंग होती है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछ रहा है हमसे, पिक्चर में से देख के बताना है हमें, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें, तो टेक्नोलॉजिकल हो गया, ठीक है। और वो काम कर रही है, सपना ह्यूमन है, तो हम सोशल कह सकते हैं। और पॉलिटिकल कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल। तो अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन विच मेक्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज जनरली सीन दैट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंज as a change often means moving from a familiar secure environment into a newer and more challenging one। तो सीधा सीधा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपका डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। वो वन आर्गुमेंट अगेंस्ट कैशलेस इकोनॉमी पूछ रहा है। कैशलेस इकोनॉमी का मतलब है कैशलेस इकोनॉमी, यानी जो आपकी डिजिटल इकोनॉमी होती है, पेटीएम ये सब। तो आर्गुमेंट अगेंस्ट कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहा है वो। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज प्री रिक्वेस्टिक, कह रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़रूरी है कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए, तो आर्गुमेंट अगेंस्ट है, एकदम सही बात है। मोर पीपल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर्मल इकोनॉमी, ये क्या हो गया, आर्गुमेंट इन फेवर हो गया। फाइनेंशियल सेविंग इंक्रीज होगी, ये भी आर्गुमेंट इन फेवर हो गया। टैक्स इवेजन रिड्यूस होगा, ये भी आर्गुमेंट इन फेवर हो गया। तो आपका बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग बाय मैनेजर्स इज नॉट हाईलाइटेड अबव। नॉट हाईलाइटेड अबव यानी कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस मेंशन नहीं किया गया ऊपर, ठीक है। तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से मेंशन कर रखे हैं। एयरलाइंस विल बी एबल टू ऑफर बेनिफिट ऑफ लोअर प्राइसिंग टू कस्टमर्स ऑन रूट्स ड्यू टू डिसीजन ऑफ सिविल एनिमेशन मिनिस्ट्री टू मूव प्राइस कैप फ्रॉम दिस डेट। तो ये क्या होगा, ये अपॉर्चुनिटी हो गई। दिस कैन हेल्प एन एयरलाइन टू डू बेटर परफॉर्मेंस इफ दे टेक अर्ली डिसीजन। तो ये क्या हो गया, बेटर परफॉर्मेंस कह रहे हैं, तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस हो गया। रिगार्डिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग एनालिसिस, तो डूइंग एनालिसिस से हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा। तो आपका कौन सा हुआ मेंशन नहीं कर रखा ऊपर, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एलो अ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इज इन दी प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ 400-500 एम्प्लॉइज़। तो लेइंग ऑफ का मतलब है एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशन में से निकालना, उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का, ठीक है। इन अ मूव एम्ड एट ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसी, तो कह रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव बनने के लिए हम एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशन में से निकाल रहे हैं। तो कह रहा है विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विल दी फर्म नॉट बी एबल टू अचीव बाय कैरिंग आउट दिस प्रोसेस। तो ऑब्वियस सी बात है सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, क्योंकि क्या कर रहे हो तुम, 400 से 500 एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशन में से निकाल रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, बाकी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राधा स्टार्टेड होम कुक्ड फूड डिलीवरी डब्बा सर्विस। हर मदर हु इज़ अ ग्रेट कुक डिसाइडेड टू हेल्प हर। दे रिलाइड ऑन फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर द ऑर्डर्स एंड देन ऑन वर्ड ऑफ माउथ एज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म एज पर हर प्लान। तो कंट्रोलिंग की बात हो रही है कहीं ना कहीं। ऑफ सप्लाइंग हेल्थ गुड क्वालिटी रीजनेबल फूड अर्निंग प्रॉफिट, शी डिसाइडेड टू कीप बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव बेंचमार्क्स। तो फिर किसकी बात हो रही है, कंट्रोलिंग की। टुवर्ड्स विच शी वुड स्ट्राइव टू वर्क। अ फंक्शनल मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड अबव। तो कंट्रोलिंग डिस्कस हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया।
एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर बोल रहा है वो, ऑफ दिस फंक्शनल अमेंडमेंट इज, फर्स्ट फंक्शनल अमेंडमेंट होता है नहीं, ये उसका फीचर नहीं है। लास्ट फंक्शन होता है नहीं, ये फीचर नहीं है उसका। इट इज़ बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, ये कंट्रोलिंग का फीचर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रमन एंड वासुदेव वर टू एम्प्लॉइज हु वर एम्बेसडिंग एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी इन वाराणसी वेयर दे वर वर्किंग। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी संपत सिंह became suspicious of two employees when he realized that their activities were not being performed as per the plans. He installed a software program that could secretly log every single stroke of these suspects' computer keys. तो कह रहा है एम्प्लॉइज़ के कंप्यूटर में उसने क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाउनलोड करा, जिससे क्या हो रहा है उसे सब पता चल रहा है। यानी एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लग रही है एम्प्लॉइज़ के ऊपर, जैसे CCTV में होता है। And sends an encrypted email report to cyber police. The police were able to catch the two dishonest employees and red-handed arrest them. Identify the functional amendment. तो साफ साफ बात है, कंट्रोलिंग डिस्कस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लगाया, रिस्ट्रिक्शंस लगाई एम्प्लॉइज़ के ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शनल अमेंडमेंट विच इंक्लूड्स डिजाइनिंग ऑफ रोल्स टू बी फिल्ड बाय सुटेबली स्किल्ड पीपल। तो ये देखो ऑर्गेनाइजिंग की तो बात हो रही है, यहाँ पता चल गया हमें। And defining the interrelation between roles so that ambiguity in performance of duties can be eliminated. तो ऑप्शन दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दूसरा दे रखा है डिलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। तो डिलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑथोरिटी डिलीट की तो कहीं बात ही नहीं हुई। और डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं हो सकता, ऑथोरिटी फिर से इसमें डिलीट नहीं हो रही। कंट्रोलिंग तो फंक्शनल मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और वैसे वो डिज़ाइनिंग ऑफ रोल्स की बात कर रहा है, तो वहाँ से भी अपना आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है इन स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी एंड वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी, वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गई। स्टेटमेंट 2, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन दूसरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम ग्रेडिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो अगला क्वेश्चन हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। हमें फाइनेंशियल मार्केट दे रखा है, हमें पता है फाइनेंशियल मार्केट कौन सी मार्केट होती है? फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो ए का सेकेंड हो जाएगा। प्राइमरी मार्केट को हम ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट बोलते हैं, तो बी का थर्ड हो जाएगा। सेकेंडरी मार्केट इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश इज़ अ नंबर असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो इसका सीधा आंसर है यूनिक ऑर्डर कोड इज द नंबर असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन एरियाज अंडर द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ डैश इज मैनेजिंग इन्वेंट्री। तो हमें पता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है मैनेजिंग इन्वेंट्री, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। वेराज जो हमारे अदर ऑप्शंस है, ब्रांडिंग जैसे वो गुड से रिलेटेड होता है, ठीक है। प्राइसिंग भी गुड से रिलेटेड होता है, इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं होता। प्रमोशन भी गुड को प्रमोट करते हैं बेचने के लिए, तो वो भी गुड से रिलेटेड है। मैनेजिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ट्रू है ये स्टेटमेंट। प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइजेशन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। SEBI performs the regulatory function of controlling insider trading and imposing penalty for such practices, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि रेगुलेटरी फंक्शन नहीं होता, वो होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ SEBI ऑफ कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विच अपार्ट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पेज अटेंशन टू एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। तो हमें पता है इकोलॉजिकल यानी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को हमारा एक ही कॉन्सेप्ट देखता है, जो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाइल द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, द अपर लिमिट ऑफ प्राइस विच अ बायर वुड बी प्रिपेयर्ड टू पे इज डिसाइडेड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि जितनी सेटिस्फैक्शन जितनी यूटिलिटी मिलेगी कंज्यूमर को प्रोडक्ट से, जितने पैसे वो पे करने के लिए रेडी रहेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बाकी सारे ऑप्शंस आप देखोगे तो बकवास ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडवर्टाइजिंग इज इनकरेक्ट?
इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजिंग इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग प्रोसीजर एट द स्टॉक एक्सचेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तो सेकंड हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो थर्ड हो जाएगा। फिर क्या होता है, ब्रोकर एग्जीक्यूट करता है ऑर्डर को, तो फोर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑर्डर सेटल हो जाता है फाइनली। तो उस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। According to these plans, the organization structure is developed and staffed in order to ensure that these plans are executed according to the plans. Directing is required. Any discrepancies between actual and realized activities are then taken care at the stage of controlling. Name and explain the process highlighted above, which started at the planning stage itself and is implied and inherent in all functions of management. तो दिमाग पे जोर डालो, ये वाली लाइन आपने कहीं पढ़ी हुई है। डैश इज इम्प्लिक्ड एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, हमने एनसीईआरटी में एकदम डायरेक्ट लाइन है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इज इम्प्लिक्ड एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, तो हमें उसे बस एक्सप्लेन करना है कोऑर्डिनेशन को 3 मार्कर में। आपको आंसर दिखा देता हूँ मैं। तो बस आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देना है 3 मार्क के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिसेस अलिया पासी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्टिजियस स्कूल इन न्यू दिल्ली। The school has a vacancy of headmistress/headmaster of a junior wing of the school. The senior teachers of the school have the opinion that only internal candidates should be considered for this post. However, Mrs. Pasi and the management would like to invite applicants from external sources too. Briefly explain any 3 justifications the management can provide to convince the staff for inviting applications of external candidates for the vacant post. तो ये इनडायरेक्टली तुमसे मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल वैकेंसीज पूछ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें बस 3 मेरिट्स को एक्सप्लेन कर देना है एक्सटर्नल वैकेंसीज़ के। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो बस 3 मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज को आपको हेडिंग के साथ एक्सप्लेन कर देना है। तो अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्सप्लेन क्रिटिकल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनालाइजिंग डेविएशंस अ स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो 4th स्टेप होता है कंट्रोलिंग का एनालाइजिंग डेविएशन। उसमें हमने 2 प्रिंसिपल पढ़े थे, एक था क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो कह रहा है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को एक्सप्लेन कर दो और एक एग्जांपल भी दे दो सूटेबल, ठीक है। और सेकंड चॉइस में आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कह रहा है एक्सप्लेन करने को, जो सेकंड प्रिंसिपल था, और उसका भी एक सूटेबल एग्जांपल आपको देना है। तो आपको आंसर्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आंसर ना पैराग्राफ में दे रखा है, आप लोग हेडिंग डाल के पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देना और सूटेबल एग्जाम्पल दे देना। एग्जाम्पल बुक में से भी दे सकते हो, इसमें से भी दे सकते हो, अपना खुद का बना के भी दे सकते हो। तो अगला भी आपका स्ट्रेट क्वेश्चन है एकदम, 3 ऑब्जेक्टिव बताने सेबी के या 3 फंक्शन बता दो स्टॉक एक्सचेंज के। तो मैं आप लोगों को आंसर दिखा देता हूँ, आप देख लो। तो ये आंसर है, पॉइंट वाइज ही बताना है आपको भी एकदम इसी तरीके से। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एनुमरेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड। तो स्पेसिफिक जॉब की बात कर रहा है, तो यानी ट्रेनिंग की बात कर रहा है, और ट्रेनिंग के बेनिफिट्स बता दो कोई भी 4, ठीक है। कोई भी 4 बताने हैं, टोटल 5 बेनिफिट होते हैं। आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ, आप देख लो। तो इसी तरीके से आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर देना है। तो इसकी चॉइस वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेम द मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। तो प्रोसेस तो हो गया सिलेक्शन, लेकिन वो मैकेनिज्म की बात कर रहा है, दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। तो याद करो, सिलेक्शन का जो सेकंड स्टेप होता है सिलेक्शन टेस्ट, तो उस मैकेनिज्म की बात कर रहा है ये, और कह रहा है उसके 3 टाइप बता दो, यानी 3 सिलेक्शन टेस्ट बता दो आप, कोई भी 3 टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सिलेक्शन टेस्ट को ना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में सिर्फ नेम करने को बोला है मैकेनिज्म। तो बस आप 3 टाइप ऑफ टेस्ट को डिफाइन कर दोगे, सिलेक्शन टेस्ट 3 टाइप के डिफाइन कर देना और पॉइंट्स के साथ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टेट एनी 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच आर कंसर्न with problems and obstructions in the process of encoding and decoding the message। तो ये सेमेनेटिक बैरियर्स की बात कर रहा है, सेमेनेटिक/लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो आपको कोई भी 4 बैरियर्स बताने हैं सेमेनेटिक बैरियर्स वाले। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप आंसर चेक कर लो। तो इन्होंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करा है, बट इन्होंने हेडिंग नहीं करी एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप हेडिंग के साथ करना, वो बेटर रहेगा।
तो इसका चॉइस वाला भी पढ़ लेते हैं। स्टेट एनी 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच आर रिलेटेड टू ऑथोरिटी, रिलेशनशिप्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की बात कर रहा है, तो कोई भी 4 ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आपको बता देने हैं, हेडिंग के साथ बताना, पॉइंट वाइज बताना। आंसर दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपका आंसर रहेगा। अब विद हेडिंग एक्सप्लेन करना बेटर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। In Sarthak Steel, several initiatives have been taken to further improve the motivation level of employees through designing the jobs that include greater variety of work content. थोड़ा जोर डालो इस पर, ठीक है। Providing certain stability about future income and work, इस पर भी जोर डालो। Providing fringe benefits, इस पर कम जोर पे भी काम हो जाएगा वैसे। Allotment of shares in line with various incentives, इस पर भी जोर डालो। अब लिखा है आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द इंसेंटिव्स बीइंग गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपको चार दे रखे हैं इसने इंसेंटिव, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। तो देखो, सेकंड लाइन में लिखा है थ्रू डिजाइनिंग द जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, तो जॉब एनरिचमेंट की बात कर रहा है ये। सेकंड, प्रोवाइडिंग सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम एंड वर्क, तो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहा है वो। प्रोवाइडिंग फ्रिंज बेनिफिट, इसके तो नाम में ही लिखा है, फ्रिंज यानी परक्विस्टिक्स या पर्क्स मान लो। और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन लाइन विद वेरियस इंसेंटिव, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना था और बस एक्सप्लेन कर देना है पॉइंट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग वाइज पॉइंट में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर रखी है इन्होंने, आप चेक कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन दैट इज कंसर्न विद रेजिंग ऑफ फाइनेंस यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड एंड बोरोड फंड्स, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर बता दो, कोई भी 4। तो आपको कोई भी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हेडिंग में पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। तो आप आंसर देख सकते हो, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है आपको, और हेडिंग भी डाल देना साथ में, बेटर रहता है हेडिंग से। तो अगला क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का न्यूमेरिकल है, तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, आप अपना आंसर टैली कर लेना उसमें से। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मयंक परचेज द पैक ऑफ चॉकलेट्स फॉर हिज डॉटर फ्रॉम अ शॉप इन द नियर बाय मार्केट। आफ्टर कंज्यूमिंग द चॉकलेट्स हिज डॉटर फेल सिक. He filed a case with District Forum against the renewed brand. He lost the case because of a mistake that he could not provide proof of purchase. What should be kept in mind by consumer while purchasing, using and consuming goods and services, apart from avoiding the mistake committed by Mayank, in order to enable him to achieve the objective of consumer protection? तो कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर बता दो अपार्ट फ्रॉम अवॉइडिंग द मिस्टेक कमिटेड बाय मयंक। मतलब मयंक ने बोली मिस्टेक करी ना हमारी, क्या कहते हैं, कैश मेमो नहीं लिया था उसने, तो बोली मिस्टेक के अलावा जो बाकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो बता दो। आप कोई भी 4 बतानी है, मैं आप लोगों को आंसर दिखा देता हूँ। तो ये आप आंसर देख लो, पॉइंट वाइज आपको लिख देना है ऐसे ही, और कोई भी 4 बतानी है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपका स्टेट क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ दी फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो नीचे जो टेक्निक्स दे रखी है उनमें से कोई भी 3 आपको एक्सप्लेन करनी है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक पेज तो आराम से बनना है ही। और दे रखा है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो कोई भी 3 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने हैं सेकंड चॉइस ऑफ क्वेश्चन में। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ दोनों के। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव नीड टू बी वेड. नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द लॉजिकल स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच आर फॉलोड बाय द मैनेजर बिफोर परफॉर्मिंग द स्टेप हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट. तो जो हाईलाइट कर रखा है द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव नीड टू बी वेड, वो इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव वाले स्टेप की बात कर रहा है, यानी 4th स्टेप ऑफ प्लानिंग. तो कह रहा है नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच आर फॉलोड बाय मैनेजर बिफोर दिस स्टेप, यानी इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव से पहले जो स्टेप्स आते हैं उनको नेम करो और उन्हें एक्सप्लेन करो. तो सेकंड चॉइस पढ़ लेते हैं. ब्रीफली एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच द मैनेजर विल हैव टू फॉलो आफ्टर यूजिंग कंजेक्चर. कंजेक्चर का मतलब है यानी गेस करना अबाउट फ्यूचर. कंजेक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर. तो इससे आप समझ गए होंगे ये सेकंड स्टेप की बात कर रहा है, डेवलपिंग प्रीमिसेस. तो कह रहा है इसके बाद जो नेक्स्ट 3 स्टेप्स आते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में उन्हें एक्सप्लेन करो. तो विद हेडिंग तो आपको आंसर दिखा देता हूँ मैं दोनों क्वेश्चंस के.
तो इस क्वेश्चन में हमें कोटिंग करनी है लाइंस की और एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट जो डिस्कस हुआ है इस क्वेश्चन में। तो जो एंड जो इज़ अ कंपनी नोन फॉर इट्स कंज्यूमर बिजनेस ऑफ बेबी ऑयल एंड बैंडेजेस, बट मैनी पीपल डू नॉट नो दैट द कंपनी ऑल्सो रन्स अ मेडिकल device and diagnosis business as well as pharmaceutical company. With more than 180,000 employees worldwide, the company has chosen to share decision making authority with lowest levels and place it to the nearest point of action. तो इस लाइन से समझ आ जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट की वो बात कर रहा है। तो अब हमें इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को देखना है, बेनिफिट्स यानी इंपॉर्टेंस, ठीक है, और कोट करना उन्हें। देयरफॉर द रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम। तो रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम का मतलब हो गया कि क्विक डिसीजन मेकिंग वाले पॉइंट की ये बात कर रहा है, ठीक है। दिस प्रोपेगेट्स बिलीव दैट द पीपल आर कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड रिसोर्सफुल। ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है फिर से। तो आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोपेगेट्स द बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड रिसोर्सफुल हु कैन गेट अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटीज़। हु कैन गेट अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटीज़ यानी डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट रहेगा डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर। आगे लिखा है एंड इनेबल्स द कंपनी आइडेंटिफाइंग दोज एग्जीक्यूटिव्स आइडेंटिफाइंग दोज एग्जीक्यूटिव्स हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनेमिक लीडर, यानी डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग्स सबॉर्डिनेट्स। आइडेंटिफाई होंगे दोज एग्जीक्यूटिव तो उन्हें इनिशिएटिव मिलेगा, चांस मिलेगा आगे आने का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सो दैट द चेकिंग रिक्वायर्ड ऑन डिसीजन टेकन बाय लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज द लीस्ट। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस एट ईच लेवल एंड ईच डिपार्टमेंट कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट्स। तो इसका बात कर रहा है वो बेटर कंट्रोल की, क्योंकि ईच डिपार्टमेंट हेल्ड हो पाएगा अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट्स, ठीक है। तो वो किसकी बात कर रहा है, बेटर कंट्रोल की। तो 4 पॉइंट से मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, केस बाद में पढ़ते हैं, पहले नीचे से पढ़ते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग विद द फर्म विल बी इन्वॉल्व इन अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन वन इट्स ऑलरेडी परफॉर्मिंग्स। तो जो इसने अबव ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग वो हमें नहीं बताने, और उसके अलावा कोई भी 4 बता दो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करते हैं पहले कौन कौन से उसने मेंशन कर रखे हैं। चोको लिमिटेड ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉकलेट प्रोडक्ट्स, बढ़िया है ये तो आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ एन एक्शन प्रोग्राम ऑफ नॉट सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स बाय देयर जेनेरिक नेम बट अंडर डिफरेंट नेम्स लाइक चोको सिल्क बार, चोको मंची एक्सेट्रा फॉर डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट्स। तो यानी ब्रांडिंग की बात कर रहा है, तो ब्रांडिंग एक्सप्लेन मत करना, ठीक है, उसके अलावा बाकी एक्सप्लेन करना है। ऑल दीज नेम्स हैव ग्रेट पॉपुलरिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी इन द मार्केट एज दी कंपनी पॉलिसीज द प्रोडक्ट वर ऑफर्ड एट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइजेस। यानी प्राइसिंग की बात कर रहा है, प्राइसिंग को एक्सप्लेन अब मत करना, ठीक है। ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन द कंपनी लॉन्च्ड अ मैसिव प्रोमोशनल कैंपेन टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। तो प्रमोशन की बात कर रहा है, ये प्रमोशन भी एक्सप्लेन नहीं करना। द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड फ्री गिफ्ट्स फॉर द कस्टमर। Their on-ground sales team delivers the products not only to departmental stores but also to small shops so that all segments of customer can get their products. This will also provide information and support services to customer to ensure repeat sales. यानी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की बात कर रहा है ये। तो हमने 3 आइडेंटिफाई करे, एक तो था ब्रांडिंग, एक तो था प्राइसिंग, एक तो था प्रमोशन और एक था अपना कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। तो ये 4 हमें एक्सप्लेन नहीं करने, ठीक है। इसके अलावा जितने भी है वो सारे हमें एक्सप्लेन करने होंगे। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, तो ये आपका प्रेफरेबल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप पॉइंट वाइज और हेडिंग में एक्सप्लेन करना। मैं होप करता हूँ आपको समझ आया होगा जितनी भी बातें मैंने बताई। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।